सर बच्चों को पढ़ाना चालू किया? कितनी एज तक के बच्चे आपके पास है? के आसपास मतलब आधा घंटा, आधा पौन घंटा हम लोग सिर्फ़ उस एरिया में घूमते थे, सिर्फ़ औरतों को ये बताने के लिए आपको आना है, फ़ीस कुछ नहीं देनी है, आपको कोई चार्ज नहीं है, बस आपको आगे वहाँ पे एक अंकल हैं, वो टॉफ़ी भी देते हैं और कुछ मस्ती मज़े भी करते हैं। तो सिर्फ़ इस वजह से उन बच्चों ने आना स्टार्ट किया। उनको स्टेशनरी का सामान भी फ्री मिलेगा, उनको स्लेट पेंसिल हो, चाहे अपना कॉपी पेंसिल हो, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, बस उनको आना है। बहुत छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसके इतने काम आएगी, मतलब शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेहनत सब लोग करना चाहते हैं और उन महिलाओं को मैंने देखा है कि उन महिलाओं में जो पैशन है करने का, उन महिलाओं में जो इच्छा है करने की, बस वही है कि मौका नहीं मिल पा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट सुबीर पारिक। आज की इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दीप्ति शर्मा मैम और उनके साथ हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे सक्षम सेंटर फॉर चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसे स्लम बच्चों को उन्होंने एजुकेट करा और उसके साथ-साथ वो उन वुमेन को उन्होंने स्किल पढ़ाया जो कि अपने घर से भी बाहर नहीं आ सकती थी। आज वो महिला अपनी घर को देख रही है, अपने बिज़नेस को सँभाल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जिससे एक पर्सन की भी लाइफ में चेंजेस होगा, तो मेरे लिए ये वीडियो करना सफल होगा। या वेलकम मैम आपके इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैम, आप ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, सक्षम फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया, तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? सुनिए जी, पहले तो सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। अ, सक्षम को की शुरुआत एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने की थी और उनका एक सपना था कि जो बच्चे भीख माँगते हैं या फिर जिन बच्चों के माता-पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, उनको हम लोग कुछ ऐसा भविष्य दें ताकि वो लोग अपने उस काम को छोड़कर किसी अच्छे काम पर या तो किसी अच्छी नौकरी पर या कुछ ऐसे पैसे कमा सकें ताकि वो देश का अच्छा भविष्य बना सकें। तो इंस्पिरेशन उनकी तरफ से ही थी। उन्होंने ही शुरुआत की थी सक्षम की। संजय नगर स्लम एरिया में मेरा ये एनजीओ है, ये संस्था है मेरी और वहाँ पर हम लोगों ने 2 बच्चों से शुरुआत की थी। शायद आपको हँसी आए कि एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। ओके। तो 2 बच्चों के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी। बच्चों को ये लेकर आते थे, उनको पढ़ाते थे। तो कुछ-कुछ बच्चे ऐसे कि अच्छा ठीक है वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे एक अंकल हैं वो टॉफ़ी भी देते हैं और कुछ मस्ती-मज़े भी करते हैं। तो सिर्फ़ इस वज़ह से उन बच्चों ने आना स्टार्ट किया कि चलो और कुछ नहीं होगा तो टॉफ़ी ही खाकर आ जाएँगे। तो धीरे-धीरे बच्चे बढ़ते गए, 2 से 4 हुए, 4 से 10, 10 से 12, 15 फिर हमें लगा कि फिर उन्हें लगा कि एक शायद अब एक जगह की ज़रूरत है। उन बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठाकर चीज़ें करवाना, पढ़ाना वो बिल्कुल संभव नहीं हो रहा था। तो वहीं पे पास में हम लोगों ने एक छोटा-सा कमरा रेंट पर लिया और उन 15 बच्चों से फिर हम लोगों ने शुरुआत की। उन बच्चों को हम लोग फ्री अपना सारे स्टेशनरी हम लोग फ्री ही देते थे। और शायद ये उनको वहाँ तक बुलाने का एक बड़ा ज़रिया भी था कि उनको अपने पास से कुछ भी खर्चा नहीं करना है, वहाँ आना है और बस बैठ के पढ़ना है। तो और उनको स्टेशनरी का सामान भी फ्री मिलेगा, उनको स्लेट पेंसिल हो, चाहे अपना कॉपी पेंसिल हो, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, बस उनको आना है। तो ये चीज़ें शायद बच्चों को ज़्यादा इंस्पायर करती हैं इस चीज़ के लिए कि अच्छा कुछ तो मिलेगा वहाँ पे, चाहे टॉफ़ी मिल जाए, कॉपी पेंसिल, वहाँ चलते हैं। तो ये सोचकर कि वहाँ चलते हैं, बच्चों ने आना शुरू किया, बच्चे बैठे, पढ़ाना स्टार्ट किया मेरे हस्बैंड ने। तो धीरे-धीरे बच्चे बढ़ते गए। 1 डेढ़ साल तक हम लोगों ने उन बच्चों को ही पढ़ाया। उसके बाद उनके कुछ 1-2 बच्चों को उनकी माताएँ छोड़ने आती थी वहाँ पर।
तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तो कुछ औरतें वहाँ पर उस रूम के आगे जहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे, उस रूम के आगे बाहर खड़ी हुई थी। तो मैं सिर्फ़ ये कि ये यहाँ क्यों खड़ी है, ये देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए मैं वहाँ पर गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम कि दीदी हम लोग भी पढ़ सकते हैं क्या? मुझे न थोड़ा हँसी आई कि इस एज में शायद 40 इयर्स की उनकी उम्र होगी, 40 साल की उम्र थी, 40 शायद ज़्यादा ही हो रही होगी। तो उन्होंने बोला दीदी हम लोग यहाँ तो पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगा कि 40 साल की उम्र में आप क्या पढ़ोगे? तो वो कहा कि नहीं हम भी अपने बच्चों की तरह पढ़ना चाहते हैं। देन आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड। देन ये बात मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस की कि औरतें भी यहाँ पे पढ़ना चाहती हैं। देन ही सेड ठीक है, अगर ये पढ़ना चाहती है तो हम इन्हें भी पढ़ाएँगे। फिर ऐसा हुआ कि 2 औरतों से शुरुआत की थी, 2 से 4 हुई, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो पाई काफ़ी टाइम तक। दिक्कत ये आई थी कि जैसे हमारे समाज में होता है कि अगर एक मेल शिक्षक है, चाहे शिक्षक है या नहीं पर मेल है, तो वहाँ पर औरतों का आना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मतलब हम मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो वो लोग अपने धर्मपत्नी को खींचते ही नहीं है, तो हम लोग साथ काम करते। मैं उस वक़्त इसलिए नहीं जुड़ पाई थी क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, तो इस वज़ह से मैं उस टाइम पर नहीं जुड़ पाई थी, बट फिर औरतों का जब ऐसा समस्या सामने आई तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी अब आपके साथ जुड़ती हूँ। फिर हम लोग ने साथ मिलके कि हमारा ये रहता था कि हम लोग 11 साढ़े 11 बजे अपने घर से निकलते थे, अपने मतलब हार्डली मेरा 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर से मेरे एनजीओ का। तो अपने घर से हम लोग एनजीओ आते थे, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके फिर हम लोग पैदल-पैदल पूरे उस एरिया में घूमते थे दोनों, साढ़े 11-12 बजे के आस-पास, मतलब आधा घंटा, आधा पौन घंटा हम लोग सिर्फ़ उस एरिया में घूमते थे, सिर्फ़ औरतों को ये बताने के लिए आपको आना है, फ़ीस कुछ नहीं देनी है, आपको कोई चार्ज नहीं है, बस आपको आना है। और मैं ज़्यादा उसमें कोशिश ये करती थी कि उन महिलाओं को समझा पाऊँ कि एजुकेशन की, पढ़ाई की अहमियत क्या है। कुछ उसमें से ऐसी थी जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, कुछ ऐसी थी जो इस वजह से घर से नहीं निकल पाती थी कि उनके हस्बैंड्स मना करते थे कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, घर में रहो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। मेरी ओल्ड सासू माँ है, सॉरी उनकी माताजी हैं, काफ़ी व्यस्त हैं, तो उनका ख़्याल कौन रखेगा? तो बहुत सारी परेशानियाँ थी, तो उनको समझाने में हम दोनों सिर्फ़ समझाते थे। आधा पौन घंटा समझा कर आते थे, उसके बाद गिनती की शायद 5-6 औरतें आती थी। पर हाँ, समय लगा औरतों को इकट्ठा करने में, औरतों को वहाँ तक लाने में, औरतों को 5 स्टेप आगे लाने में, उस संस्था तक लाने में हमें काफ़ी समय लगा। बट जब औरतें आना शुरुआत हुआ, उन औरतों का आना, तो औरतों को ये लगा कि यहाँ पर अगर आए तो कुछ सीखेंगे ही, और शायद हो सकता है आपके लिए हँसी की बात हो कि वो औरतें जब उन्होंने हम लोग बेसिक सिखाते थे इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, सिर्फ़ उनको लिखना, काउंटिंग करना, जोड़ बाकी और गुणा और भाग जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जोड़ने में कुछ महिलाएँ मुझे ऐसे बोलती थी कि अच्छा मैडम अगर है ना मेरे पास ₹10 हैं और मेरे हस्बैंड मुझसे ₹20 माँगते हैं, तो तो मैं कैसे उनको दूँ या उनसे कैसे वापस लूँ? तो कई बार मुझे इतनी हँसी आती थी कि अच्छा ऐसे भी होता है, क्योंकि हम लोग उस परिवार से थे जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी। पर जब आप अपने से अगर ऐसे लोगों के दायरे में आते हो, ऐसे लोगों के सामने आते हो जिनको सच में ये नहीं पता कि जोड़ना कैसे है, प्लस कैसे करना होता है, ब्ला जिन उन लोगों को नहीं पता, तो और आप उनको थोड़ी-सी चीज़ों के लिए भी मोटिवेट करते हो, तो मतलब उनके लिए ना बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी कि 2 और 2 4 ही होते हैं और ₹2 जोड़-जोड़ के अपन ₹4 कर सकते हैं। राइट। तो ऐसी हम लोगों ने फिर शुरुआत की, उन औरतों को लाकर, पढ़ाकर, धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि कुछ औरतें जब बढ़ती गई कि क्या बोलते हैं उसे, माउथ पब्लिसिटी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे एक मैडम है पढ़ाती हैं, तो औरतें भी इकट्ठी होती थी कि मैडम हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ। पर इसकी शुरुआत भी ऐसे कि कुछ जब वो औरतें ये कि मैडम इतना दूर कौन आएगा, हम नहीं आ पाएँगे, और मैं 12 बजे मेरे सासू माँ को मुझे ये करना होता है, वो करना होता है। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ उनके पास होते हैं जिनका मैं कोशिश करती थी कि मैं उनका हल निकाल पाऊँ। कि मतलब स्टेप बाय स्टेप कि अच्छा अगर 12 बजे नहीं हो पा रहा तो आप 1 बजे आओ, मैं 1 बजे तक हूँ यहाँ पर, आप आओ मैं आपको पढ़ाऊँगी। अच्छा 1 बजे नहीं हो पा रहा तो मैं 1:30 बजे तक हूँ यहाँ पर, 1:30 बजे पढ़ा पाऊँगी। फिर हम लोगों ने ये तय किया कि कुछ टाइम पीरियड हम लोग बच्चों का रखते हैं, इस टाइम से इस टाइम तक बच्चों का और इस टाइम से कुछ 2 ढाई बजे तक का औरतों का।
तो 2 ढाई बजे वाली जो औरतें होती थी उनका ये रहता था कि अपने काम से भी फ्री हो गई, अपनी जो उनके घर के जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ थी अपनी सासू माँ के प्रति या अपने बच्चों के प्रति और अपने हस्बैंड्स के प्रति जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो लोग 1 बजे से पहले या 12 बजे से पहले पूरा कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ आती थी पढ़ने के लिए। तो काफ़ी समय तक यही चलता रहा। फिर उसके बाद उनमें से कुछ 1-2 महिलाएँ ऐसी थी जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करती थी। कि ठीक है बीच में छोड़ दिया था, 5th तक पढ़ लिया या दूसरी तीसरी तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी तो उन्होंने और आगे पढ़ाई की। तो उनमें से कुछ महिलाओं को हम लोगों ने ओपन एजुकेशन से भी कुछ फॉर्म भरवाए थे, तो उन्होंने 5th क्लियर किया। उसके बाद कुछ 5 या 6 महिलाएँ ऐसी भी थी जिन्होंने 8th तक की पढ़ाई की। ओह! उनको हम लोग प्रॉपर पर्सनल वो देते थे, ट्यूशन देते थे कि ठीक है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछो, हम बताएँगे आपको। उनके लिए हम लोगों ने अपना पूरा सिलेबस भी लाके उनको दिया ताकि वो लोग आगे पढ़ सकें। तो कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने 5th तक की पढ़ाई छोड़ने के बाद 8th तक अपना पूरा पढ़ाई की, अच्छे से पास भी हुई और अच्छी अपने हस्बैंड के साथ बैठी कहीं न कहीं किसी या तो किसी दुकान पर उनके साथ बैठी है। जैसे कुछ महिलाएँ थीं, 1-2 महिलाएँ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड का मिठाई का काम था। तो उनके साथ बैठती थी और उनके हस्बैंड ना प्राउडली ये बोलते थे कि मैडम या सर आप अगर नहीं होते तो शायद ये मेरे साथ बैठ के ना दुकान नहीं सँभाल रही होती। कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिनके हस्बैंड ये हमें आके ये बोलते थे कि सर अगर आप नहीं होते तो है ना मेरी बीवी ये जो ठेले का काम मैं सब्ज़ी का काम करता हूँ, उनकी जो मैं पैसे इनको रात को देता हूँ तो प्रॉपर हर जगह पर हर चीज़ मुझे पूरा हिसाब मिल जाता है कि कितना हिसाब मेरे पास बचा है या कितना हिसाब मैं इनका कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें सुनकर फिर हमें काफ़ी और मोटिवेशन मिलता था कि हाँ ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं वो किसी के लिए कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद मतलब करते-करते काफ़ी शायद 2-1 साल हो गए होंगे। तो अब यही कि अच्छा अब पढ़ाई हो रही है, अब आगे क्या? तो कई बार ऐसा होता था कि है ना मैं उन औरतों से ऐसी बातें करती थी, अच्छा तुम करते क्या हो? इसके बाद क्या करते हो? चलता रहता था उनका। तो कुछ कहते मतलब 1-2 महिलाएँ ऐसी थी जो है ना घर पे सिलाई का काम करती थी। सिलाई में भी वो लोग कि ठीक है बगल वाली आंटी ने उनको पेटीकोट सिलने के लिए दे दिया तो वो कर लिया या किसी ने उनको ब्लाउज़ सिलने के लिए दे दिया तो वो कर लिया। तो उनमें कई बार ऐसा होता है ना कि खुस-फुस चलती रहती है कि अच्छा अब करना क्या है? तो कि अगर अच्छा मेरे पास भी अगर सिलाई मशीन होती तो मैं भी कर पाती या मेरे को भी अगर है ना मौका मिलता तो मैं भी सिलाई सीख पाती, ऐसा। तो काफ़ी शायद ये काफ़ी डिस्कशन चला उनमें तो ऐसे कुछ बाहर निकल कर आया कि अगर हम लोग उनको सिलाई सिखाते हैं मतलब उन्होंने बोला कि आप हमें सिलाई अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं ताकि अपने लिए कुछ अर्न कर पाएँ और मतलब अपने हस्बैंड से नहीं माँगना पड़े हमें। तो उसके लिए ये चीज़ निकल कर आई कि हमें आप सिलाई सिखा दीजिए ताकि है ना हम अपने हस्बैंड से पैसे ना माँगे। ठीक। फिर थोड़ा-सा किसी से ऐसे बात करके कि चलो एक सिलाई मशीन खरीदते हैं, 1 से फिर 2 मतलब हम लोगों ने 4 मशीनें एक साथ खरीदी थी पैडल वाली, क्योंकि पैडल वाली बेसिक मशीनें होती हैं जो हर कोई चला सकता है, हर लेडीज़ चला सकती है। अच्छा, सिलाई मशीन है, अब इनका करना क्या है, सिखाएँगे कैसे? वहीं की एक महिला को जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, उसको कहा कि आप आइए और इन महिलाओं को फिर और थोड़ा-सा सिलाई सिखाइए। हम लोग मतलब ऐसे ही रफ कपड़ा कहीं मेन मार्केट से उठाकर लाते थे और कि हाँ ठीक है आप कटिंग सीखो, स्टिचिंग सीखो, आपको बिगाड़ना है आप बिगाड़ो। लेकिन ठीक है बिगाड़ने के बाद कोई तो ऐसा मौका आएगा जब आप सीखोगे, कटिंग भी सीखोगे, स्टिचिंग भी सीखोगे। तो उसमें भी बस आप कह सकते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि आई थिंक कि कहते हैं ना कि अगर आप करने की आप में किसी चीज़ को करने का जज़्बा हो, किसी चीज़ करने का मन हो, तो आप पूरा अपना ज़ोर लगा देते हो उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई, उन महिलाओं के साथ हुई कि मतलब बहुत जल्दी उन महिलाओं ने जिनको ये लगता था कि यार मैं इसमें सुई कैसे डालूँगी, मशीन में ऊपर से नीचे तक वो धागा कैसे डलेगा सॉरी धागा कैसे डालूँगी, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से मशीनों को चलाना सीखा, प्रॉपर तरीके से क्योंकि पैडल मारना थोड़ा-सा आसान नहीं होता मशीन पर पहले वो पैडल चलाना सीखा, उसके बाद मशीन और धागे भी कैसे डालते हैं वो सीखा, देन टेढ़ी-मेढ़ी सिलाई से स्टार्ट किया बट वो टेढ़ी-मेढ़ी सिलाई भी फिर सीधी-सीधी सिलाई आने लगी।
अच्छा उसमें ये समस्या थी कि मैम हमारे पास कपड़ा तो है नहीं, हम क्या करें? ठीक है, वो भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं, आप सीखो। तो वही कि कपड़ा भी हम लोग देते थे, सारी चीज़ें हम लोग करते थे। उन्होंने सिलाई भी सीखना स्टार्ट किया, सिलाई सीखी। फिर ये कि अच्छा इनसे काम तो बहुत ज़ीरो होता है, कुछ ऐसा नहीं है जैसे हम लोग काम भी जल्दी सीख लें और है ना अ, कपड़े भी अच्छे से बन जाएँ। फिर लगा कि एक कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन परचेज़ करते हैं, ताकि अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ये होता है कि मशीन बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, अगर आप ज़रा-सा भी हाथ टच कर देंगे तो भागती है। मोटर रनिंग होती है तो वो डायनामिक होती है, जी। तो बट हाँ, वही है कि जज़्बा था सीखने का, मन था सीखने का, कुछ करने का था कि हाँ, करना ही है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हस्बैंड बोले, चाहे सासू माँ बोले, यहाँ पर आना है तो आना ही है, सीखना है तो सीखना ही है। तो वो वाली चीज़ें मतलब इतना चेंजेस मैंने उन लोगों में देखा कि पहले जिन महिलाओं को मैं जा-जा के बुला-बुला के कई बार ऐसा लगता था कि यार क्यों 12 बजे धूप में हम लोग जा रहे हैं। मतलब रहता है ना कि एक आध पॉइंट आप होता है कि आप है इतनी भरी गर्मी हो रही है, जून-जुलाई का महीना है और आप एक-एक महिला के घर जाके जा रहे हो बुला यार, रहे हो। जहाँ लोग बाकी सी चलाकर आराम से देके सो रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ हम क्यों फालतू ये अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी गर्मी में पसीनों में नहा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पर कहते हैं ना कि जब उन उन औरतों के फेस पर आप वो हल्के से मुस्कान देखते थे कि आज मैंने ये चीज़ सीखी, आज मैंने काउंटिंग सीखी, या आज मैंने अ से अनार सीखा, या आज मैंने स्टिचिंग वाला पार्ट अगर मैं बोलूँ तो कि आज मैंने धागा डालना सीखा। उसके बाद उनके फेस पे जो चमक होती थी, आँखों में चमक और फेस पे जो स्माइल होती थी, उससे मुझे लगता था कि ठीक है, धूप में जाना, घूमना, उनको घर से बुलाना, उसके सामने ये स्माइल ये कहीं भी मतलब मायने रखती नहीं है। एंड इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो जो ब्लेसिंग्स जो आती है, बिल्कुल। मतलब तो वो तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड होती है कि आप इसमें काउंट ही नहीं कर सको, काउंट नहीं, क्योंकि उसमें लगता है कि हमारे जो बहुत भी नियर डियर हैं फैमिलीज में, जी। वो भी इतना ब्लेस नहीं हो देते हमें जितना ब्लेसिंग्स वहां से, उन महिलाओं से मिलती थी। जी, बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। जी। एंड देन उसके बाद फिर उसके बाद ये कि जब ये अपनी महिलाएँ थोड़ी स्टिचिंग अच्छा करने लग गई, तो हमें लगा कि अब इनको कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए ताकि ये कुछ अर्न भी कर पाएँ। यस, तो मशीनों की भी ज़रूरत पड़ी, फिर वही कि कहीं न कहीं से सेव किया हुआ पैसा हमारा काम आया। 2-3 मशीनें हम लोगों ने परचेज़ की, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें। तो उसके बाद ये कि अच्छा ये जो महिलाएँ बना रही हैं, उनका करें क्या? कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हमें मिले, शायद कहते हैं कि अगर आप अच्छे मन से, अच्छे दिल से कोई काम करो तो शायद भगवान यूनिवर्स भी आपका साथ देता है, बिल्कुल साथ देता है। राइट। तो वहीं से कहीं कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हमें मिले जिन्होंने जो आके हमारे साथ महिलाओं के को पढ़ाते भी थे और अपने कि ठीक है हमें भी कुछ स्टिच करवाना है, या हमें अपनी शर्ट सिलवानी है, ये या मुझे अपना कुर्ता सिलवाना है। तो कहीं न कहीं से उन महिलाओं को थोड़ा-थोड़ा काम मिलना स्टार्ट हुआ। तो काम मिलना शुरू हुआ, उसके बाद उस काम का पैसा आना शुरू हुआ, तो लगन बढ़ती गई, महिलाएँ बढ़ती गई, वो मेरा जो सक्षम का परिवार था वो बढ़ता गया। और आज ये कह सकती हूँ मैं प्राउडली, आई रियली फील प्राउड कि मैंने अब तक लगभग 500 बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं उस एरिया में, और लगभग शायद 250 के आसपास या उससे ज़्यादा ही उन महिलाओं को हम लोग स्टिचिंग सिखा चुके हैं। ग्रेट। तो अब जो महिला अगर घर तक नहीं आ पाती, तो कुछ जैसे कभी मेरे पास कोई काम आता है तो मैं उन महिलाओं को घर तक दे आती हूँ कि हाँ ठीक है, आपको अर्न कुछ तो पैसा आपको मिलेगा ही, पैसे से आप अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई में यूज़ करो, चाहे अपने अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ परचेज़ करो जिसको जो आपको लगता है कि अच्छा अगर मैं अपने हस्बैंड से पैसे माँगूँगी तो शायद वो कहेंगे कि अच्छा इसकी क्या ज़रूरत है। बट अगर आप खुद खरीदना चाहो तो और आपके पास हाथ में कुछ पैसे हों, तो आप पूछोगे नहीं, आप सीधे जाओगे और लेकर राइट, क्या होगी, राइट राइट। तो वो भी मतलब मैंने वो बोला उनका वो स्टेप भी देखा हुआ है कि महिलाएँ जैसे कुछ ऐसे रहता था कि कुछ ना कुछ या कोई ना कोई आगे मुझे ये कहती थी कि मैम कल है ना मैं बाज़ार गई थी और मैं अपने लिए ना गले का एक सेट लेकर आ रही। हालाँकि आर्टिफिशियल नॉट ओरिजिनल, बट फिर नहीं, भी वही खुशी है कि अपनी अर्निंग से कुछ लेकर आ अपनी अर्निंग से अपनी अर्निंग। बिल्कुल अपनी जोड़ी हुई कमाई का कुछ हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना, वो शायद उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी।
और इवन है थी नहीं, है अभी भी कि अपनी कमाई से कि अगर वो अपने बच्चे के लिए कुछ शर्ट भी बनवा पा रही हैं, शर्ट भी बना पा रही हैं, तो भी उनके लिए बहुत प्राउडली है कि मैंने है ना अपने बेटे के लिए ये शर्ट खरीदी है, अब इसको मैं बनाऊँगी, या ये अपने बेटे के लिए ये कपड़ा खरीदा है मैंने शर्ट बनाने के लिए और मैं इसको बना के पहनाऊँगी। तो अब तो महिलाएँ ऐसी कि है ना, मतलब मुझे हर तीसरे दिन कि मैम मैंने है ना बेटे के लिए ये शर्ट बनाया था या अपने हस्बैंड के लिए शॉर्ट्स बनाया था, तो अब वो उनको पहनता है तो उनको लगता है कि हाँ, तूने अच्छा काम किया और तू अच्छी सिलाई करने लग। तो राइट। मतलब मैंने देखा है जो उन महिलाओं को बॉटम से और बिल्कुल टॉप तक पहुँचते हुए। टॉप मैं इसलिए कह सकती हूँ कि जिन महिलाओं को पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने नहीं। उन्होंने शिक्षा पाँच कर ली। जिन महिलाओं को सिलाई नहीं आती थी, वो अपने घर परिवार वालों के लिए सिलने लग गईं। जिन महिलाओं को पैसों का ये लगता था कि मैं कैसे अपने हस्बैंड से, कैसे अपने पति से या अपने घरवालों से पैसे माँगूँ, उन महिलाओं ने पैसे कमाना शुरू किया, अपने ऊपर खर्चा करना सीखा, अपने परिवार के लिए थोड़ा-सा सेविंग करना तभी सीखा। करना सीखा। तो मतलब एक स्टेप जो एक बोलते हैं ना कि एक स्टेप उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। अपग्रेड किया। सा और वो अपग्रेडेशंस उनको एक ऊँचाई तक लेके आगे चला गया। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे जी। कहीं न कहीं पे मुझे लगता है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम मैं देख पा रहा हूँ। मतलब आपने जो बताया कि इट्स रियली इंस्पायरिंग कि जो महिलाएँ वाक़ई हम देखते हैं कि आज बहुत सारी महिलाएँ किसी स्टोर पे काम कर रही होती है, बहुत सारी घरों में झाड़ू-पोछा कर रही होती है, जी। बहुत जगह अ वर्कशॉप कहीं किसी ने कोई स्टिचिंग करी होती है या कहीं न कहीं पे काम कर रही होती है। जी। और जब वो महिलाएँ कुछ अपनी स्किल्स बिल्ड कर ले और वो अपना ही कुछ काम करने लग जाए, तो लगता है कि वो एक उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जी। और सबसे होता है कि आपने एक जो ये काम किया, जैसे मैं अब बात पूछना चाहूँगा कि अभी तक आपने बच्चों को आपने, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन की हम जब बात करते हैं, तो एक नॉर्मल फैमिली है और मिडिल क्लास फैमिली है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती है। बट एक छोटे जो बहुत स्लम एरिया से बच्चे हैं, शायद उनकी आज एजुकेशंस की बात ही नहीं होती है। और आपने किस तरीके से उन स्लम बच्चों को पढ़ाना चालू किया? कितनी एज तक के बच्चे आपके पास है? देखिए, जब हमने शुरू किया था तब बच्चे 10-15 साल तक के बच्चे हमारे पास आते थे, बट स्कूल नहीं जाते थे वो। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग जो इंग्लिश में किंडरगार्टन बोलते हैं कि हम अपने छोटे इसको अपने बच्चों को हम लोग किंडरगार्टन में भेजते हैं, ऑलराइट। हम लोगों ने उसी किंडरगार्टन से स्टार्ट किया था, लेकिन बड़े बच्चों का किंडरगार्टन हम लोगों ने शुरू किया था कि क्योंकि उन बच्चों को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था। लेकिन हाँ, अब वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अब उनमें से काफ़ी सारे बच्चे तो अब कॉलेज तक भी पहुँच चुके हैं क्योंकि हाँ जी, का कि ऑलमोस्ट हम लोगों को 10 साल हो गए हैं इस ये कार्य करते हुए। तो और अभी हाँ, अब कोविड से पहले हम लोगों ने एक आंगनबाड़ी 3 आंगनबाड़ी हम लोगों ने अडॉप्ट की थी, लेकिन कोविड के बाद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। इतना फंड नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें। कोविड के समय पर हम लोगों ने अपना ये एनजीओ भी बंद करना पड़ा था क्योंकि मतलब रीज़न ये थे कि आप कोविड में कर भी नहीं सकते थे। और दूसरा ये कि अगर जिस जगह से हम लोगों ने शुरुआत की थी अपनी संस्था की, उस जगह को भी हमें खाली करना पड़ा क्योंकि हम लोग उसका किराया भी नहीं दे पा रहे थे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। फिर कोविड में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बहुत मतलब हालाँकि लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ, सेम हमारे साथ भी यही हुआ कि हर चीज़ छूट गई। हम लोग कभी भी उस गली से गुज़रते थे तो काफ़ी सारे लोग मास्क बाँध के कहते थे कि सर कभी कोविड खत्म होगा, कब हम फिर से आपके पास आएँगे पढ़ने के लिए। तो महिलाएँ भी ये कहती थी कि मैम फिर से कब शुरू करेंगे? हमें फिर से सिलाई सीखनी है। हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल गए हैं क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएँ भी थी जिनके पास सिलाई मशीन नहीं थी। तो वो लोग सिर्फ़ हमारे पास आती थी, सिलाई करती थी सेंटर पर और उसके बाद फिर घर जाकर अपना वही घर का काम। तो कोविड जब ख़त्म हुआ, वापस से हम लोगों ने कोशिश की। जगह इसलिए बड़ी चाहिए थी क्योंकि सारी चीज़ें फिर हम लोग चाह रहे थे कि एक ही जगह पे हो, कि अगर हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो भी वहीं पर हो जाए। अगर बड़े बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ने पर आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो वो भी एक ही जगह पर, मतलब सारी चीज़ें हम लोग चाह रहे थे कि एक ही जगह पे हो जाए। पर और लकीली हमें उसी एरिया में एक बड़ी जगह भी मिल गई। हम लोगों ने किराए पर वो एक जगह ली हुई है जहाँ पे 3-4 कमरे हैं, जहाँ पर अपना आंगनबाड़ी के अपने 20 बच्चे आते हैं, 20 से 22 बच्चे हैं जो 3 से 5 साल को हैं। तो वहाँ पर सारी एक मैडम है जो
पढ़ाती हैं, हम लोगों ने उनको हायर किया हुआ है। एक महिला है जो उन सारे बच्चों को ख्याल रखती हैं। सुबह वही अभी भी हालाँकि वही चीज़ चलती है कि वो जाती हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा करके लेकर आ रही हैं कि अभी तक वो चीज़ कंटिन्यू है कि वो जाएँगी सुबह, सारे बच्चों को लेकर आएँगी, आधा घंटा उनका उसमें रहता है। कई बार मैं भी उनके साथ जाती हूँ कि अरे आप भेजते क्यों नहीं हो? तो मैम ये उठा ही नहीं और ये मतलब वही एक्सक्यूज़ेज़ कि जिसको नहीं भेजना होता। बट स्टिल हमारा वो चीज़ों को समझाना, चीज़ों को करना अभी भी वही दौर मेरा चालू है कि बच्चों को कैसे लेकर आना है वहाँ अपनी संस्था तक, छोटे बच्चों को। बड़े बच्चे अभी थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गए हैं क्योंकि वो स्कूल जाने लग गए हैं और मैं ये मानती हूँ कि हाँ, ठीक है, हम लोगों का किया हुआ थोड़ा-सा शायद काम आ रहा है कि हम लोगों ने जो प्रयास किए थे वो अब थोड़े-से सफल हो रहे हैं कि अब जो जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था वो स्कूल अ, जा रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज तक भी पहुँच गए हैं। पर अब वही कि अच्छा स्कूल कॉलेज तक तो पहुँच गए बच्चे लेकिन अब आगे क्या? उनको आगे कुछ ऐसा तो हो जो है ना बच्चे कुछ अर्न भी कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कुछ कंप्यूटर्स हम लोगों ने कंप्यूटर से शुरुआत की कि बच्चों को हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं। उस क्या पता उस कंप्यूटर को सीखने से वो कहीं रिसेप्शन की उनको जॉब मिल जाए। किसी चाहे वो किसी होटल में हो, चाहे हाँ, ये बहुत सारी जगह जहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन बहुत क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाएँगे उनको मतलब बिना कंप्यूटर पे आप एंट्री किए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, राइट। तो इसी चीज़ को सोचकर दूसरा ये था कि कुछ जो वापस से नए बच्चे जो हम लोगों के साथ जुड़े वो लोग भी ये चाहते थे कि मैम एक ही कंप्यूटर होता है स्कूल में और हम लोग 10 बच्चे पीछे खड़े होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। और मतलब टीचर ऐसे हैं जो हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 बच्चे तो टीचर भी किस-किस बच्चे को फिर और फिर इतना समय भी नहीं होता एक स्कूल में कि एक एक टाइम पे एक टाइम पीरियड पे आता है तो वो हो भी नहीं पाता। को भी नहीं पाता। तो उस चीज़ को सोच के फिर हम लोगों ने कंप्यूटर्स के थोड़ा-सा वही अपनी सेविंग्स को फिर से काम में लिया। कंप्यूटर्स खरीदे और अम, कंप्यूटर से शुरुआत की तो अब बच्चे अपने स्कूल से फ्री होके मतलब 2 बजे स्कूल से आते हैं और सीधा शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना स्कूल का बैग भी नहीं रखने चाहते घर पे, सीधे मेरे पास आ जाते हैं कि मैम हम लोग आ गए हैं, आप कंप्यूटर अब सिखाइए। तो कई बार ऐसा है कि कुछ वॉलंटियर्स हम लोगों के पास आते हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं बच्चों को। तो अब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है कंप्यूटर की। उसमें वो लोग अभी तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि माउस को कैसे यूज़ करना है, कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है, आप एंट्री डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, आप स्लाइड कैसे बना सकते हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ है। क्योंकि अगर आप ये बेसिक चीज़ अगर बच्चे सीख गए तो शायद आगे फर्दर भी चीज़ें सीख जाएँगे। राइट। तो अब कोशिश हमारी ये है कि है ना अगर कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हों जो बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकें तो मैं उनको मतलब बुला लेती हूँ। बच्चे आते हैं 1:30-2 बजे जब भी फ्री होते हैं उसके हिसाब से बच्चे आते हैं और वॉलंटियर्स का भी वही टाइम रहता है तो वॉलंटियर्स अपने मतलब बच्चों को छोटी-छोटी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखा रहे हैं। कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने लिए सिलाई मशीन खरीद ली है और अब वो अपने घर पर ही अपना काम करती हैं। मतलब अड़ोस-पड़ोस से उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। कुछ ऐसा है कि जैसे मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो मैं उनको बता देती हूँ कि आप ठीक है, आप ये भी कीजिए। तो अब वही है कि हर दिन एक नई महिला मेरे पास आके जुड़ रही है मेरे संस्था से जो सिलाई सीखना चाहती है या जो कंप्यूटर भी सीखना चाहती है क्योंकि अब पढ़ने वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट हो चुका है तो उन महिलाएं भी ये कहती है कि अच्छा मैम आप बच्चों को तो सिखाते हो हमें हमें भी कंप्यूटर सीखना है। तो अब वो महिलाएं भी कंप्यूटर सीख रही हैं। है ना? हर जगह वुमेन्स का कहीं न कहीं पे अच्छी पोस्ट पर है। जी। एंड गवर्नमेंट भी आज बहुत इसके ऊपर ध्यान दे रही है। बट कहीं न कहीं पे आ जाता है कि एक बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है लोगों जी, चीज़ों को लेकर। इस बात में भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सरकार भी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए भी करती है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी करती है। बहुत ऐसी सेवाएँ हैं जो बिल्कुल फ्री दी जा रही है उनको, लेकिन उन महिलाओं को पता ही नहीं है। जैसे एक बहुत छोटी-सी बात है, बहुत छोटा-सा उदाहरण देना चाहती हूँ इस बारे में कि मेरी एक महिला है, जो सिलाई सीखने आती है। उसके पिताजी को थोड़ा हार्ट इश्यू था। तो दिखाया उनको, ऑपरेशन हुआ उनका, सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद मतलब ये शायद साल भर पहले की बात है।
वो डेली हर महीने यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं और दवाइयों के लिए आते हैं, और उनकी दवाइयाँ भी बहुत महँगी आती हैं। तो ऐसी बहुत बातें, मतलब वो एक दिन आई और बहुत, मतलब थोड़ी-सी उदास थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो कहती कि मैम, मेरे पापा डेली, मतलब हर महीने में उनको आना पड़ता है, वहाँ से इतना खर्चा हो जाता है, उसके बाद दवाइयों का अलग खर्चा है, तो अब क्या करूँगी? ना तो मैं इतना कमाती हूँ कि अपने पापा को, हालाँकि मतलब मैं अपनी सेविंग का कुछ पार्ट पापा को भी देती हूँ, दवाइयाँ वो यहाँ पर आते तो हम लोग भी उसका खर्चा उठा लेते हैं, पर आने-जाने का भी खर्चा इतना हो जाता है कि हम लोग क्या करें? तो मैंने उसे बताया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप जाओ, वहाँ पर आपको दवाइयाँ 50% पर ऑफ पर मिलती हैं। तो मैम, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने फिर, हालाँकि इतना मुझे भी नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि वहाँ पर दवाइयों का कुछ कंसेशन मिल जाता है। तो मैंने सर्च किया, आस-पास ही उसको शॉप मिल गई। 5 दिन बाद वो, मतलब मैं पूरा भूल गई थी कि मैंने उसको कुछ बताया या उसने कुछ किया है। वो भी अपने काम में बिज़ी, और क्योंकि वो सीखने आती थी, मैं अपने काम में बिज़ी रहती थी। वो भी बताना भूल गई, मैंने भी नहीं। फिर एक दिन मुझे याद आया कि यार, मैंने उसको बताया था, मैं पूछूँ कि हुआ क्या? तो बोलते, मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और है ना, मतलब बहुत खुश। इवन आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि उस टाइम पर उसकी आँखों में आँसू थे, और उसने मुझे ये चीज़ बताई कि मैम, इतने साल तक मेरे पापा ना इतना पैसा वेस्ट कर चुके हैं दवाइयों पे, नॉट वेस्ट, क्योंकि दवाइयाँ हमेशा काम की होती हैं, बट हर कोई उन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कि मैम, पापा इतने टाइम से सिर्फ वो दवाइयों के लिए ही यहाँ पर आ रहे थे। उनका आना-जाने का खर्चा अलग हो रहा था, उनकी दवाइयों का खर्चा अलग हो रहा था। अब मैंने वहाँ से जब दवाइयाँ ली, तो उन भैया ने ये भी बोला कि हम दवाइयाँ कोरियर कर देंगे और उसका वो चार्ज नहीं लेंगे। तो ये कुछ ऐसी, मतलब बहुत बत छोटी-सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी, और ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन उसके इतने काम आएगी, मतलब शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। पर वही है कि बस ये है कि उनको अवेयर करना पड़ता है कि ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जो सरकार भी चला रही है, बस उनको बताना पड़ता है। सरकार ने ऐसी बहुत सारी स्कीम ऐसी चला रखी है जिनके बारे में महिलाओं को, किसी को भी ऐसे पता ही नहीं है। बस वो है, उनको टाइम टू टाइम बताना है कि आपको अच्छा ये समस्या है, आप इस सरकार की इस वाली स्कीम का लाभ लो। बातें, चीज़ें भी बचेंगी, आपका समय भी बचेगा, और आप शायद कुछ जो चाहता भी आप बचा सकते हैं। जी। राइट, राइट। मैम, एक ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी जिससे आपको लगा हो कि इसके बाद इसके फैमिली में बहुत चेंजेस हो गया, इस महिला की फैमिली में बहुत चेंजेस हो गया हो, आपको जो छू गई हो? हाँ जी, बिल्कुल एक है, बिल्कुल है। वो महिला मेरे पास सिलाई सीखने के लिए तो नहीं आती थी, वो पढ़ने के लिए आती थी मेरे पास। और क्योंकि वो पहले से काफ़ी अच्छी सिलाई जानती हैं, इवन उन्होंने काफ़ी टाइम बाद, मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने खुद ने एक सिलाई मशीन खरीद के, वो अपना घर के काम से फ्री होके सिलाई मशीन पर भी अपना काम करती हैं, मतलब कुछ अपने सूट्स वगैरह भी वो सिलती हैं। तो शुरुआत उन्होंने की थी मेरे पास आके पढ़ने से। तो वही कि हम लोगों ने जो अपना बेसिक था, जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो भी हम लोग सिखा रहे थे उनको, उन्होंने किया। मतलब उनका बहुत रुचि थी पढ़ने में। अगर मैं कुछ चीज़ जैसे उनसे पूछती थी, मतलब कि सारी महिलाओं से कोई चीज़ पूछती थी, तो सबसे पहले उनका हाथ उठता था कि मैम मैं बताऊँगी। तो ऐसे करके तब मुझे भी लगता कि अच्छा ठीक है, हालाँकि एज उनकी बाकी सारी महिलाओं से थोड़ी-सी ज़्यादा थी, पर लगता था कि हाँ, चलो ठीक है कि आप मतलब इनमें लगन है, इसलिए हर समय पूछती रहती है कि अच्छा इसका क्या होगा मैडम, इसको कैसे लिखेंगे? इसको, मतलब कुछ महिलाएँ तो ऐसी थी जिनको मैंने हाथ पकड़ के लिखना सिखाया था, तो उनमें से वो भी एक थी। उन्होंने पढ़ाई करने के बाद बीच में उन्होंने कुछ 8-10 दिन उन्होंने आना नहीं आई वो। तो अब वही है कि इतनी सारी महिलाएँ हैं, तो फिर आप आपको क्लिक नहीं करता कि कोई एक आध कोई नहीं आ रहा है तो। बट काफ़ी टाइम बाद मुझे लगा कि अच्छा वो क्यों नहीं आ रही? मैंने औरतों से पूछा, अच्छा वो क्यों नहीं आ रही हैं? तो कि मैम वो उनको घर पे कुछ काम रहता है, तो इसलिए वो नहीं आ रही हैं। तो मैं पर्सनली उनके घर पे गई, मतलब शायद 7-8 दिन बाद मैं गई होंगी उनके घर पर। तो वो अपनी उनकी एक छोटी-सी शॉप थी हलवाई की, मिठाई की उनकी दुकान थी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने कहा, अच्छा आप आते क्यों नहीं हो? कहते, मैडम जी, ये मेरे पति हैं और ये मुझे यहाँ से ना दुकान से जाने नहीं देते। मैंने कहा, क्यों, आपने कब से दुकान संभालना स्टार्ट कर दिया? कहते कि नहीं मैडम, जब से मैं आपके यहाँ पर आई हूँ ना, जब से मैंने आपके यहाँ आके पढ़ाई पढ़ाई करना सीखा है ना, तब से मैं इनका गल्ला संभालती हूँ। तो मुझे लगा, आप गल्ला संभालते हो? मैंने कहा, आपको तो आता ही नहीं था कुछ भी।
तो उनके पति का ये जवाब था कि मैडम अगर आपके पास ये नहीं आई होती ना तो शायद आज ये यहाँ पर मेरे साथ नहीं बैठी होती। तो उस चमक को शायद मैं आज नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी, उन दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान थी। अब आप वो कह सकते हैं कि वो खुशी की मुस्कान थी या खुशी की चमक थी उनकी आँखों में, शायद मैं शायद अपनी बातों से नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी स्टिल। पर उनका बात सुन के, उनकी बात कहकर ना मुझे जो अंदर से इतनी तसल्ली मिली ना कि मेरे एक छोटे से प्रयास से अगर ये महिला इस लेवल तक आ सकती है, इस जगह तक पहुँच सकती है, तो शायद अ, मेरा कुछ करना गलत नहीं था, मेरा कुछ करना सार्थक हुआ। राइट। तो ये एक छोटी-सी स्टोरी थी जो सच में मुझे आज तक भी इंस्पायर करती है कि अच्छा जब इतनी एज की महिला ये अपने उस गल्ले को सँभाल सकती है अपने हस्बैंड के साथ में बैठकर, मतलब मैं इस वर्ड पे इसलिए ज़ोर देना चाहूँगी कि मेल डोमिनेटेड जो हम लोग उस समाज को हम लोग स्टिल बोलते हैं कि महिला साथ में बैठकर अपने पति के कुछ काम कर रही है, तो आज भी जिस जगह पर मेरी संस्था है, आज भी वहाँ पर ये है कि अगर पति ने मना कर दिया कि आप नहीं जाओगी, तो वो नहीं जाती, या अगर उनके मदर इन लॉ ने मना कर दिया कि आपको नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएँगी। पर वही है कि 10 में से 9 महिलाएँ ये चीज़ समझ चुकी हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। हम हमें अपने अगर हम लोग कदम बाहर नहीं निकालेंगे तो हम लोग कभी सीख नहीं पाएँगे, हमेशा कुएँ के मेंढक बन के रहेंगे। अब वो कुएँ के मेंढक बन के बाहर भी आए हैं, सीख भी रही हैं, अपने परिवार को सँभाल रही हैं, अपने बच्चों को जिनको उनको लगता था कि अच्छा हम कैसे पढ़ाएँगे, मतलब पहली क्लास या दूसरी क्लास या फर्स्ट सेकंड क्लास में जो भी बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं कि हम कैसे पढ़ाएँगे, अब वो उनको पढ़ाती हैं। और ये चीज़ कि उनको पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है वो जितना भी पढ़ाती है, आई एम हैप्पी विद दैट कि चाहे वो एबीसीडी पढ़ाती हों या वो कुछ अल्फ़ाबेट उनको लिखाना सिखा रही हों। मेरे ख़्याल से उन महिलाओं को इस स्तर तक लाना कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, आई थिंक बहुत बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जिन औरतों का बाहर निकलना बंद था, वो औरतें अब इस लेवल पर आ रही हैं कि अपने घर को सँभाल पा रही हैं, अपने पति के साथ आप ये कह सकते हो शायद कंधे से कंधा मिलाकर भी काम कर रही हैं। चाहे वो इधर से अपना सिलाई का कुछ पार्ट करके खुद कमा रही हो, लेकिन स्टिल कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, सेविंग्स कर रही हैं, अपने पति के काम में हाथ बटा रही हैं और कमाई भी अच्छी कर रही हैं और अपने आप को एम्पावर भी कर रही हैं। राइट, राइट। मैम ये एक्चुअली दिस इज़ रियली मतलब मैं कहूँगा कुछ वर्ड्स नहीं मेरे पास में कहने के लिए, क्योंकि जो आप जिस तरीके का आप वर्क कर रहे हो, जिस तरीके से आप एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मैं नहीं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं कहूँगा, मतलब लोगों को एक बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल से लेकर उनको उसके साथ लगकर उनको उनके सपने पूरे करना। जी, और जहाँ पर हम बात करते हैं स्लम एरिया में, जहाँ मुझे लगता है कि जब हम उस स्लम एरिया से जब जाते हैं, तो आधे लोग तो मुझे लगता है कि वो अपनी नाक बंद करके निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि देखते हैं कि यार कितनी बदबू है, कितनी है, और वहीं पे वो स्लम एरिया में वो बच्चे खेल रहे होते हैं, बिल्कुल, और महिलाएँ रह रही होती है। बिल्कुल, जब वो वहाँ से निकल कर कुछ सीख जाती है और बहुत, पैरों बहुत पे खड़ी रहती है, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ मतलब वो मतलब कुछ वर्ड शब्द नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, इसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उसको फ़ील करने के लिए उसको फ़ील किया जा सकता है। जी, बिल्कुल। ये ऑर्गनाइजेशंस आप 2014 से रन कर रहे हो। जी। 2014 से अब 24, लगभग 10 साल हो गए आपको इस ऑर्गनाइजेशन को रन करते हुए। तो बहुत बार आपको लगा होगा कि फंड की वजह से, क्योंकि आज फंड तब होगा तभी हम लोगों को स्किल्स कर पाएँगे, आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, है ना? और उनको एजुकेशन दे पाओगे। जी। तो फंडिंग के लिए आप कहाँ से किस तरीके से आप उसको फंडिंग को अरेंज करते हो? देखिए ये बात तो सही है, बीच में काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा था कि कहीं से कुछ भी अरेंज नहीं हो पा रहा है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब ये मैं अपने काम को शायद आगे नहीं कर पाऊँगी, मुझे अब इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उसका कई बार ना रेंट पे नहीं कर पाती थी। कई बार इन द सेंस कि शायद 2-3 महीने ऐसा हुआ था कंटिन्यू कि मैं उसका किराया नहीं दे पाई थी, और एक लेवल पर आके मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, इसको बंद करते हैं। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे मन से कुछ काम करो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो कहीं न कहीं से कुछ ऐसे वॉलंटियर्स मेरे पास आए जो
और ये कि हमारी कुछ सेविंग्स भी थी जो मैं हमेशा की ठीक है, जब महिलाएँ कुछ सेविंग करती हैं तो उन महिलाओं में मैं भी आती हूँ। तो मेरी भी कुछ ऐसी सेविंग थी और कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ जुड़े जिन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की हमारी। तो उसमें मैं शायद इस संस्था को अभी तक रन कर पाई हूँ। सरकार से हम लोग अभी तक कोई ऐसी मुझे सहायता नहीं मिली है, क्योंकि सरकार की सहायता लेने के लिए मुझे वो जो अपने टैक्स बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए वो कुछ अपने टैक्स एटीजी और एटीसी का जो भी वो रिबेट के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो इस संस्था को चलाने के लिए मुझे शायद किराए पे ना लेना पड़ता। मैं खुद के घर में या खुद की अपनी जगह पे उस संस्था को खोल पाती। तो मतलब अभी भी ये है कि अगर सरकार से भी सहायता ना मिले तो मुझे कुछ ऐसे वॉलंटियर्स जो बच्चों को पढ़ा सकें। मतलब मेरा जो सपना है वो ये है कि उन बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। चाहे वो कंप्यूटर स्किल हो, चाहे वो कोई जॉब स्किल्स हों जो मैं उनको दे पाऊँ, ताकि वो अच्छे नागरिक बन पाएँ या अपने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कमा पाएँ। तो शायद ऐसे कुछ वॉलंटियर्स जो जिनको लगता है कि हम कुछ टाइम हमारा है हमारे पास और हम लोग अपने लिए कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ ऐसी संस्था भी हैं जो वॉलंटियर्स प्रोवाइड करवाती हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसे लोग आ जाएँ जो इन बच्चों को कुछ और उनको पढ़ाने में आगे लेके जा सकें, या कुछ ऐसे फैशन डिज़ाइनर हों जो इन महिलाओं को कुछ एक स्टेप आगे सिखा पाएँ, चाहे वो कटिंग हो या स्टिचिंग हो। तो कुछ लोग जैसे फंड के लिए मेरे पास आते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट है तो आप इस अमाउंट को यूज़ कर लीजिए। तो मैं उनसे सिर्फ़ एक ही बात कहती हूँ, मुझे फंड नहीं चाहिए। किसी चीज़ की अगर कमी रहती है मेरे पास कि मुझे बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदनी है, या उन महिलाओं के लिए मुझे कुछ सामान लेना है, या मतलब सिलाई मशीन की मुझे कोई आवश्यकता है, या उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह कुछ करवानी है, तो मैं उनको डायरेक्ट बता देती हूँ कि आप यहाँ जा सकते हैं, आप खुद उन चीज़ों को ले आइए और इन महिलाओं को अपने हाथों से दीजिए या इन बच्चों को अपने हाथों से दीजिए। ताकि किसी को ये ना लगे कि हमने जो पैसा दिया है, हमने जो धन दिया है, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि चीज़ें भी हों और उसका मतलब धन भी अगर आ रहा है या पैसा भी अगर कहीं से आ रहा है तो उसका सही इस्तेमाल हो। तो देने वाले को भी ये ना लगे कि मैं जो सेवा दे रहा हूँ या मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो मैं बस यही कि आप चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप चीज़ें प्रोवाइड करवा दीजिए, धन मुझे नहीं चाहिए। हुँ। मैम ऐसे मेरी आज ऑडियंस बहुत मेरी ऑडियंस है जो इस बात से एग्री करती है और बहुत सारे लोग बाग हैं ऐसे वॉलंटियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सके? बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो एजुकेशन देते हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए सिले कई कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको सिलाई आती है। तो वो जी। किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, मेरा सक्षम सेंटर फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप उसको देखिए। उसमें हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस पर नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके आप चाहें तो अपनी सेवाएँ मेरी संस्था में दे सकते हैं। और अगर कोई वॉलंटियर जिसको कंप्यूटर आता हो, वो कंप्यूटर स्किल्स अपनी फैला सकता है उन बच्चों को देकर, कुछ और ताकि उन बच्चों को भी थोड़ी-सी एजुकेशन और मिले। अगर कोई फैशन डिज़ाइनर है जो अपनी सेवाएँ हमारे यहाँ देना चाहता है तो यहाँ पर आएँ। उन महिलाओं को कुछ अच्छे डिज़ाइन बताएँ, कुछ अच्छे डिज़ाइन की कटिंग, स्टिचिंग सिखाएँ, ताकि वो महिलाएँ एक कदम आगे बढ़ें, ताकि हम लोग उस लेवल पर उनको ला पाएँ, ताकि उनको जिस लेवल पर अभी वो हैं, शायद अभी वो जितना कमा रही हैं, वो कहते हैं कि पैसे का कहीं अंत नहीं होता, कि अगर आप ₹2 कमाते हो तो आप चाहते हो कि आप ₹4 कमा पाओ। सही कि मेहनत सब लोग करना चाहते हैं। और उन महिलाओं को मैंने देखा है कि उन महिलाओं में जो पैशन है करने का, उन महिलाओं में जो इच्छा है करने की, बस वही है कि एक मौका नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा। अगर वो मौका हम लोग उन्हें दे पाएँ किसी वॉलंटियर के थ्रू, तो शायद वो लोग एक स्टेप और आगे बढ़ पाएँगी। हुँ। राइट मैम। अब दोस्तों सही बात है। यदि आज हम अब एक स्टेप आगे जाके ऐसे स्लम बच्चों को पढ़ा के, उन वुमेन को एम्पावर करके उनको कुछ भी स्किल्स करके जो हमारे पास स्किल है, वो स्किल चाहे कोई भी हो सकती है। हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, हम कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को, हम बच्चों को डांस सिखा सकते हैं, पेंटिंग सिखा सकते हैं। तो हमें आगे आकर
इस जगह जाके हमें कहीं न कहीं पे कॉन्ट्रिब्यूशन देना चाहिए। कहीं न कहीं पे यही बच्चे आगे जाके देश की सेवा करेंगे। यही महिलाएँ आगे जाके जब किसी न किसी अच्छे सेक्टर में जॉब उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो कहीं न कहीं हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो मैं वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा मैम थैंक यू सो मच जो आप इस तरह का काम कर रहे हो एंड रियली मैम कि आप ने बताया कि आपने किस तरह से स्टार्टअप किया और कैसे आप एक छोटे से लेवल को लेकर एक आप एक छोटी-सी एक इंस्पिरेशंस को लेकर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बना ली एंड आई होप मैम आगे जाके आप बहुत सारे और भी सेगमेंट पे काम करना चाहोगे। लेकिन एक आपने जैसे बताया कि 500 बच्चों को और आपने 250 महिलाओं को आपने एक तरह से एक किया एंड मुझे लगता है ये नंबर्स बहुत डे बाय डे बढ़ रहा है। जी। अरे और सो मैम लास्ट में मैम मैं आपसे एक छोटा-सा एक मेरी ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहोगे कि बहुत सारे लोग वहाँ हैं जो ऐसे स्टार्ट एनजीओ मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से उस पे काम कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ़ जज़्बा चाहिए होता है और मन की इच्छा, लगन ज़रूरी होती है, धन ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आपको इन चीज़ों को करने का किसी भी चाहे वो स्लम एरिया हो या कहीं भी किसी भी पार्ट में हो, मैं ये नहीं कहती कि आप स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाएँ। मतलब एजुकेशन कहीं भी दे सकते हैं, शिक्षा कहीं भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा कमरा बनाएँ उसके वहाँ पे बच्चों को बुलाकर करें। जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने पेड़ के नीचे शुरुआत की थी। वो पेड़ के नीचे वाली शुरुआत आज एक घर का रूप ले चुकी है, एक परिवार का रूप ले चुकी है। तो सिर्फ़ करने का जज़्बा होना चाहिए, मन होना चाहिए। अगर आपका मन है कुछ करने का तो मेरे ख़्याल से भगवान भी आपका उतना ही साथ देते हैं जितना आप सच में चाहते हैं। तो बस आप मन से करते जाइए, भगवान आपका पूरा साथ देगा। उन चीज़ों को करते जाइए, उन ब्लेसिंग्स को लेते जाइए, जो शायद आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। एक स्माइल मेरे ख़्याल से अगर आप कुछ भी करते हो और एक स्माइल कहीं से भी सामने से आती है, आपके किए हुए काम को करने पर, तो शायद वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि हाँ, मैंने ये किया, हाँ, मैं ये कर रहा हूँ और हम सब मिलके उस चीज़ को कर सकते हैं। हम शायद हम चाहें तो काफ़ी सारे लोगों को साथ जोड़ के भी किसी एक अगर जगह को भी हम लोग चुन लें कि मतलब ये जयपुर में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अ, भिखारियों का या बेगर्स जो अपने छोटे बच्चे होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनको हम लोग चाहते हैं कि जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि हम लोग अगर कहीं खड़े हुए हैं, जैसे मैं अब किसी भी चौराहे पे हम लोग खड़े हैं तो वहाँ पे कोई बच्चा आता है कुछ माँगने के लिए, तो मेरा ये रहता है कि आप उस बच्चे को पैसे मत दीजिए। आप उसको अगर शिक्षित कर सकते हैं, उस एरिया के कुछ लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए, लाइफ में उनको पैसे देने के बजाय। आप कहीं पे खड़े होके खाना खा रहे हैं, तो तब भी मेरा ये कहना है आप उनको पैसे मत दीजिए, आप चाहें तो उनको 1 प्लेट खाना खिला दीजिए। तो शायद हम लोग अगर ये छोटा-सा स्टेप भी आगे बढ़ाएँगे, तो हो सकता है वो छोटा-छोटा स्टेप आगे बढ़ते-बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले ले। मैं ये नहीं कहती हम लोग देश का भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान को भी आपने बदल दिया, तो वो इंसान शायद आपको बदले में बहुत सारी चीज़ें देगा। तो बोलते नहीं कि आपने एक किसी एक पर्सन को आपने स्किल बिल्ड कर दी, तो वो 10 लोगों को स्किल बिल्ड कर सकता है। बिल्कुल, तो वो 10 लोग 100 लोगों को बिल्ड कर सकता है। जी, बिल्कुल, जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं एक किसी अपने किसी भी घर की एक महिला को शिक्षित किया है, तो शायद घर के पूरे मतलब पूरे परिवार को हम शिक्षित कर या राइट राइट आप सही बोल रहे हो मैम यही होता है एक्चुअली और वो जहाँ मैं देखता हूँ वही कि जहाँ स्लम एरिया के अंदर जहाँ एजुकेशन की मतलब बहुत मतलब आप देखते रहते हैं कि बच्चे को भेजना नहीं चाहते जी, बच्चे को बिल्कुल। और वहां से हम एक्चुअली उन बच्चों को हम इतना एजुकेट करते हैं कि वो स्लम एरिया से निकल कर और वो एक अपनी एक अच्छी एरिया सही जगह अपनी एक पहचान बना सके उससे बड़ी बात क्या होगी और देन वो उसको यदि वहां से उसको इंस्पिरेशन मिल गया और उसने उनसे 100 लोगों को स्लम बच्चों को यदि पढ़ाना चालू कर दिया तो एक बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है बड़ी स्टोरी बन सकती है एंड यही होता है मैम एंड सो मैम थैंक यू सो मच दोस्तों इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए आज हमने डिप्टी मैम से बात करी कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन सक्षम फॉर चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करी जिसमें हमने एक स्लम बच्चों को एजुकेशन को लेकर और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने घर से निकलकर एक स्किल बिल्ड करी और कहीं न कहीं पे आज वो अपनी फैमिली और कहीं न कहीं अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। दोस्तों इस पॉडकास्ट में आज हमने जाना कि किस तरीके से हम एक स्टेप अप बढ़ाकर
हम किस तरह से बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम हमारे देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर पाए। और इसके साथ साथ इसके थ्रू यदि एक जीवन में एक पर्सन की भी लाइफ में कुछ चेंजेस आता है, तो मेरे लिए पॉडकास्ट करना सफल होगा। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा।